let's begin today's lecture. आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस यूनिट को हम कवर कर रहे होंगे अपने इन 4 टॉपिक्स पे, जो कि आज का लेक्चर मेनली कवर कर रहा होगा. इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ एंड यूनिट्स ऑफ चार्ज, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो ये 4 टॉपिक आज के लेक्चर पे हम कवर कर रहे होंगे. तो सबसे पहला हम अगर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट को अगर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो हम इस यूनिट को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज की 2 फिजिकल स्टेट होती है. एक होती है चार्ज या तो वो रेस्ट पे होगा या तो वो मोशन पे होगा. तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो जो ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी कर रही होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक. और जो चार्ज के मूविंग स्टेट को स्टडी कर रहा होता है ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा यूनिट 2 होगा. तो अभी हम फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट और चार्जेस एट स्टैटिक पोजीशन. तो अब हम अपना पहला टॉपिक ले सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली होता क्या है. जैसा कि हमें मालूम है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल चार्जेस लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा. तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी पे उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और उससे रिलेटेड इफेक्ट्स को एग्जिबिट करने में हेल्प आउट होता है. तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं. तो एक बार फिर हम अगर इस डेफिनेशन को बोलें तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक और उससे जुड़े हुए इफेक्ट्स को शो करने में अपने आप को केपेबल समझती है. तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को बेसिकली देखें. अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेनली अगर हम डे टू डे लाइफ से एग्जांपल्स को देखें तो हमने देखा होगा अगर हम कॉम कर रहे होते हैं तो हमारे कॉम के साथ में कुछ देर के बाद में हेयर ऑटोमेटिकली स्टिक होना चालू हो जाते हैं. एक स्केल को हम लेके हेयर पे अगर रब करें और इसके बाद पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएं तो वो पीस ऑफ पेपर ऑटोमेटिकली उससे आके स्टिक होना चालू हो जाते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो उस फ्रिक्शन के ड्यूरेशन पे उस बॉडी पे इंड्यूस हो रहा है, जो उस पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स लेके आ रहा है. तो हमारे पास में ये इस टेबल पे कुछ सेट्स ऑफ बॉडीज हैं जिनको हम अगर आपस में रब करते हैं, फ्रिक्शन देते हैं, तो वो बॉडीज इलेक्ट्रीफाई हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं. तो जैसे कि ग्लास को अगर हम रब करते हैं सिल्क के साथ तो जो ग्लास रॉड है वो ग्लास रॉड अपने नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट रिवॉल्विंग उनको लूज करके और वो ट्रांसफर हो जाते हैं चार्जेस सिल्क के ऊपर. तो इस तरीके से ग्लास रॉड पे नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और पॉजिटिव चार्जेस आर एक्सेस इन नंबर. और सिल्क में वो इलेक्ट्रॉन्स जो ग्लास रॉड से ट्रांसफर हुए हैं आने के बाद नेगेटिव चार्जेस आर इन एक्सेस इन नंबर. सो सिल्क बॉडी नाउ ऑफ नेगेटिव चार्ज. सो दिस वे वूल को अगर हम प्लास्टिक से रब करें, एबोनाइट को पॉलीथीन से रब करें, ड्राई हेयर को हम कॉम्ब के साथ में फ्रिक्शन दें
तो ये अकॉर्डिंगली बॉडीज इलेक्ट्रीफाई हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में अब हम कोई भी बॉडी पे चार्जेस को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को हम कैसे इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं, तो हम उनके वेज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वेज ऑफ इंड्यूसिंग चार्जेस, तो हम किसी भी बॉडी पे चार्जेस को कितने तरीके से इंड्यूस कर सकते हैं, लेट्स सी। हमारे पास में चार्जेस को इंड्यूस करने के दो तरीके हैं मेनली। फर्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और सेकेंड है हमारे पास में चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के ये कुछ एग्जांपल्स जो एनलिस्ट किए गए हैं। और अभी अपन ने बताया कि जब दो बॉडीज को अगर अपन रब करें फ्रिक्शन में, तो उनमें से एक बॉडी जिसमें लेस एफिनिटी होती है चार्जेस को बाउंड करके रखने की, वो चार्ज यूज करते हैं और वो सेकेंड बॉडी पे ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरीके से फ्रिक्शनल वे से हम बॉडीज को इलेक्ट्रीफाई करते हैं। अब हमारे पास में सेकेंड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में बेसिकली होता क्या है कि हम एक चार्ज्ड बॉडी को लेके आते हैं इन द नियर बाय एरिया ऑफ एन अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी, और वो न्यूट्रल बॉडी पे चार्जेस इंड्यूस होते हैं। लेट्स सी हाउ, कैसे वो चार्जेस इंड्यूस होते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन पे हमारे पास में सपोज ये बॉडी न्यूट्रल है। अभी हमने इसके नियर बाय एरिया पे एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इधर पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस इधर पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब हम सेकेंड स्टेप पे क्या करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है राइट हैंड पार्ट, इसको हम ग्राउंडेड कर देते हैं। तो जब हम इसको ग्राउंडेड कर देते हैं तो ये सारे के सारे जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं सेफली ग्राउंड पे। और थर्ड स्टेप पे हम क्या करते हैं कि ये बॉडी को हम दूर लेके जाते हैं, तो हमारे पास में ये चार्जेस इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में चार्जिंग बाय इंडक्शन से विद द हेल्प ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, हमने एक जो पहले न्यूट्रल था अभी उसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा तरीका हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन का। अब हम अपने सेकेंड टॉपिक बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे आते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमारे पास में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, चार्जेस आर बेसिकली ऑफ टू नेचर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे पास में या तो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, या तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे, या तो नेगेटिव चार्जेस या नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होंगे। तो हमारे पास में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है वो है अट्रैक्टिव ऑब्लिक रिपल्सिव। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि like charges always repel each other and unlike charges always attract each other। तो हमारे पास में इसमें हम क्या लिख सकते हैं, like charges। अब like charges में क्या क्या हो जाएंगे, या तो पॉजिटिव हो जाएंगे, या तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये like charges क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। और अनलाइक चार्जेस में क्या हो जाएंगे, अनलाइक चार्जेस में पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये क्या कर रहे होंगे, ये अट्रैक्ट कर
रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास में आ जाएगा क्वांटाइजेशन। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व देयर आर few physical qualities which are quantized. Quantized means they are not in continuous manner, they are discrete. तो उसमें से प्रॉपर्टीज क्या, कुछ फिजिकल क्वालिटीज क्या क्या है, लाइक एनर्जी, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो क्वांटाइज होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं, कंटिन्यूस नहीं होती हैं। अब क्वांटाइजेशन पे हम सपोज किसी बॉडी पे टोटल चार्ज किसी ने हमें बोला 10 कूलम है, तो वो जो 10 कूलम चार्ज है वो कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ फंडामेंटल बेसिक चार्जेस have contributed to make that 10 coulomb charge on the body। तो वो 10 कूलम को हम फंडामेंटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको हम अगर स्टेट करें तो कैसे स्टेट कर सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी can be expressed as the multiple of, as the integer multiple, as the integer multiple of fundamental और बेसिक चार्ज E। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, दैट इज सपोज टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी इज कैपिटल Q, which is being expressed as plus minus n times, n is what, an integer fundamental charge E, where n is an integer and E is the fundamental charge whose value is how much, 1.6, equal to 1.6 into 10 power 2 minus 19 coulomb. So this way we can express Q, total charge on the surface of body, as integer multiple some number n. Integer means the number cannot be in fractions, cannot be in decimals, cannot be in square roots. So this way it will be a complete number n times the fundamental charge E, whose value is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Now there are few more fundamental, more basic, more elementary charges even, which are responsible for the formation of even electrons, protons, neutrons, and those fundamental or elementary particles are called quarks। तो ये जो फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं, वो हमारे पास में क्या क्या हैं, उनकी क्या क्या चार्जेस हैं, उनके क्या क्या मासेस हैं, लेट्स सी, जो कि अभी अपन देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। तो हमारे पास में बेसिकली जो चार्जेस हैं, वो चार्जेस हमारे पास में इधर पे हम नेम कर देते हैं, यहाँ पे हम उनके सब्सिक्वेंट चार्ज लिखेंगे और यहाँ पे हम उनके मास लिख रहे होंगे इन गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमारे पास में ये जो चार्जेस हैं, ये बेसिकली उनके नाम क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अप क्वार्क। तो
अब क्वार्क की जो चार्ज वैल्यू है इट इज 2/3 टाइम्स E और इसका मास कितना है 0.005। अब हमारे पास में आ जाता है डाउन क्वार्क। तो डाउन क्वार्क की जो वैल्यू है चार्ज वैल्यू इट इज -1/3 E और इसकी जो मास है इसका 0.01। एंड देन नाउ कम्स strange, and this strange has got charge -1/3 E and whose mass is 0.15. Now comes next. Charm is the next quark. तो चार्म का जो चार्ज है इट इज +2/3 E and mass is 1.5. And then now comes bottom quark. So this has got charge as -1/3 E and subsequent mass is 5. So this way these are few quarks which are responsible for the formation of electrons, protons, neutrons. Okay, so now we move on to the next property of electric charge, and that's conservative property. Conservative property, third in number. So conservative property states total charge on the surface of body remains always constant or conserved. Or subsequently we can also say कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ इस आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बॉडीज पे एक सरफेस से चार्ज दूसरे सरफेस ऑफ बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है। इसको समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल कोट करेंगे। फर्स्ट इज व्हेन अ glass rod gets rubbed with silk, and for the second example we can say in beta decay neutron converts into electron and proton. So let's understand this. Conservation. So earlier we had an isolated system comprising glass rod and silk. तो ग्लास रॉड भी न्यूट्रल था हमारे पास में, सिल्क भी न्यूट्रल था। टोटल चार्ज बिफोर रबिंग इक्वल टू 0, और जैसे ही हमने उसको रब किया so few charges of glass rod got transferred to the silk and this got positively charged and this got negatively charged. अब हम उस आइसोलेटेड सिस्टम पे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम फिर अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करें तो दिस चार्जेस ऑन ग्लास रॉड प्लस चार्ज ऑन सिल्क अगेन नाउ ट्रांसफॉर्म्स टू 0। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि चार्जेस बिफोर द सिस्टम बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम is equal to charges after formation of the system in an isolated system of bodies. इसी तरीके से बीटा डिके में न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, कोई चार्ज कैरी नहीं करता बिफोर द प्रोसेस, टोटल चार्ज 0, और जब ये प्रोसेस बीटा डिके हुआ तो वहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। तो अभी हम टोटल चार्ज फिर से देखें बीटा डिके के बाद तो इलेक्ट्रॉन चार्ज प्लस प्रोटॉन चार्ज अगेन न्यूट्रल 0। तो इस तरीके से हमारे पास में बीटा डिके पहले और आफ्टर दोनों ही केसेस में टोटल चार्ज 0 है, सो वी कैन से चार्जेस आर कंजर्व्ड। सो लेट्स हैव लास्ट प्रॉपर्टी दैट्स एडिटिव प्रॉपर्टी।
फोर्थ इन नंबर एडिटिव। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि total charge on the surface of body Q is the algebraic sum of charges present on its different parts। तो हमारे पास में सपोज ये एक्सटेंडेड बॉडी है, इसके इस पार्ट पे +2 कूलम चार्ज है, इस पार्ट पे हमारे पास -5 कूलम चार्ज है, यहां पे हमारे पास से +6 कूलम ऑफ चार्ज। तो इस पूरे सरफेस ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी पे हम अगर चार्ज यूजिंग दिस प्रॉपर्टी निकालें तो दिस टोटल चार्ज इज द algebraic sum। algebraic means adding the charges present on different parts of the body with sign। तो +2 प्लस -5 प्लस +6, तो इस तरीके से नाउ दिस ट्रांसफॉर्म्स टू +3। तो इस टोटल एक्सटेंडेड बॉडी पे +3 कूलम चार्ज है जो कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है इस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे। तो इस तरीके से हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी। अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, फर्स्ट, सेकेंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, थर्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड लास्ट वाज addition of charge or additive property of charge। So with this, second topic gets over। Now let's move on for the next topic, that's Coulomb's law। तो अब हम पढ़ते हैं Coulomb's law, an important topic। तो Coulomb's law बेसिकली हमारे पास जो है वो एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है जिसको हम कोरिलेट कर सकते हैं विद द लॉ ऑफ मैकेनिक्स, लॉ इन मैकेनिक्स, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट्स आल्सो एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो हम अभी पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हमारे पास में स्टेटमेंट अगर हम उसका लिखें तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, the force of attraction or repulsion between two point charges placed at certain distance apart depends on is directly proportional to the product of the magnitude of their masses, the force of attraction or repulsion। Now this depends on the nature of charge, the force of attraction or repulsion between two point charges kept at certain distance apart, at certain distance is directly proportional to the square, directly proportional to the product of magnitude of charges and is inversely proportional to the square of distance
between them. This force is directed along the line joining the charges. Is along the line joining the charges. Okay, एक बार हम स्टेटमेंट को फिर से समझने की कोशिश करते हैं. कूलम्स लॉ स्टेट करता है कि जब भी हमारे पास में कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे पास रखे होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है वो प्रोपोर्शनल होता है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के. तो हम अगर मैथमेटिकली इसको समझें तो सपोज ये हमारे पास में एक चार्ज है Q1 पॉइंट चार्ज है और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है और ये दोनों रखे हुए हैं R डिस्टेंस पे. तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स डिपेंड करेगा फर्स्ट स्टेटमेंट F is proportional to product of magnitude of charges and at the same time it is inversely proportional to the square of distance between the charges. अब हम ये दोनों स्टेटमेंट्स को अगर एक साथ लिखें तो हमारे पास में हम लिख सकते हैं इसको F proportional to Q1 Q2 upon R square. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर अपन घटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के यूज करना होता है जिसको हम यहां पे बोलते हैं वेयर K is constant of proportionality or Coulomb's constant or electrostatic force constant. तो इस तरीके से ये जो K है जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या कूलम्स कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कह सकते हैं, और जिसकी वैल्यू हमारे पास में होती है K डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स and the medium between the charges. K की वैल्यू ये दो चीजों पर डिपेंड करेगी. हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या यूज कर रहे हैं, CGS यूज कर रहे हैं, SI यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ दोनों चार्जेस के बीच में हमने मीडियम क्या ले रखा है उस बात पे भी ये K की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है. तो इस K को हम क्या लिख सकते हैं इन SI सिस्टम, K को हम लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon. Epsilon is what? Permittivity of the medium in which charges are kept. अभी हम इस फर्दर इसको क्या ले सकते हैं 4 pi epsilon naught into capital K. Capital K is what? Capital K is dielectric constant or relative permittivity, where epsilon equal to epsilon naught into capital K, where K is
dielectric constant of the medium. So let me make some space. तो इस तरीके से हमारे पास में ये जो वैल्यू है K की इन वैक्यूम K equal to 1, therefore epsilon equal to epsilon naught. यहाँ पे हम K की वैल्यू 1 ले लेते हैं, epsilon equal to epsilon naught, या यहाँ पे 1 रख देते हैं. तो ये जो K है हमारे पास स्मॉल k, that now transforms to 1/4 pi epsilon naught, जिसकी वैल्यू हमें मिलती है 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो इस तरीके से हमारे पास में ये चीज आ जाती है. अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें लिखना है तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला K का कैसे लिख सकते हैं. लेट्स सी. हमारे पास में ये यूनिट है, इस यूनिट से हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K स्मॉल k कैसे लिख सकते हैं. इसके लिए न्यूटन हमने लिखा, न्यूटन को हमने लिखा mL/t-2 मीटर स्क्वायर, दैट्स L2 अपॉन चार्ज कूलम. कूलम इज करंट इनटू टाइम स्क्वायर. तो ये हमारे पास में आ जाएगा m1 L3 t-4 a-2. तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल जाता है इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कूलम्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल जाता है m1 L3 t-4 a-2. अब हम आ जाते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज पे. तो यूनिट्स ऑफ चार्ज पे बेसिकली अगर हम बात करें तो यूनिट्स ऑफ चार्ज हमारे पास में बहुत पॉपुलरली यूज होती हैं. फर्स्ट इज SI यूनिट्स ऑफ चार्ज. तो हमारे पास में SI यूनिट है जिसमें हम चार्ज की यूनिट लिखते हैं कूलम. कूलम कैपिटल C से एब्रीविएट करते हैं. और CGS सिस्टम में हमारे पास में दो यूनिट पॉपुलरली यूज होती हैं. वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ये दो सिस्टम हमारे पास में पॉपुलरली यूज होते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम पे हम जो यूज करते हैं वो स्टैट, STAT, स्टैट कूलम, और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम यूज करते हैं एब कूलम और EMU. अब हम इनके बीच का रिलेशन पढ़ेंगे. रिलेशन क्या है इनके बीच में, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ न्यूमेरिकल डीलिंग विद प्रॉब्लम. तो रिलेशन पे हम देखते हैं कि कैसे हम स्टैट कूलम से एब कूलम में आएंगे, ESU से EMU में आएंगे, या फिर वापस SI सिस्टम पे जाएंगे. तो हमारे पास में 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इक्वल टू 3 into 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की आपस में इंटरकन्वर्जन. देन 1 कूलम इक्वल टू 3
3 into 10 past 2, 9 stat coulomb. Then 1 ab coulomb equal to 10 coulomb. So this is the relation among the physical quantities of electric charge, unit of electric charge in SI and CGS. Okay, so now it's time to have the last topic of today, and that's relative permittivity or dielectric constant. तो हम relative permittivity और dielectric constant की अगर हम बात करें, relative permittivity और dielectric constant, तो हमारे पास में relative permittivity मिल जाती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, या फिर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, and it is the ratio of relative permittivity in the given medium upon permittivity in vacuum, and this is equal to the force acting between the charges kept in vacuum upon force acting between the charges kept in any medium. So this way we can define our relative permittivity or dielectric constant as the ratio of two permittivity or as the ratio of two forces. With this we now end up today's lecture. I hope students आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके से अगले लेक्चर्स को भी एंजॉय करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।